So, hello, my dear JTARs. I hope you all are doing well. Myself, Daksh, and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेई मेन 2025 जनवरी सेशन के क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक अमाइंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास एक नाइट्रोबेंजीन है और इसके ऊपर काफी सारे रिएजेंट्स डाले गए. तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इन रिएजेंट्स को डालने पे हमें क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके एक नाइट्रोबेंजीन है. ऑलराइट, ये हो गया NO2 और इसके ऊपर हमने सबसे पहले डाला है SnHCl. अब Sn जो है ना वो हमारा मेटल है, तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पे रिडक्शन करा देगा हमारे NO2 का. ये वाला रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो इसको आप काफी अच्छे से ध्यान रखिए. काफी बार आपको क्वेश्चंस में यूज होता हुआ दिख रहा होगा. तो ये जो हमारा NO2 है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में. दो ऑक्सीजन थे, उन्हें रिड्यूस करके लगा देगा 2H. तो ये हमारा एनिलीन में कन्वर्ट हो गया आफ्टर गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम SnHCl. और उसके बाद हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, वो सॉरी, सबसे पहले हमारे पास Br2 था. तो ओके, इन ACOH होता है हमारा एसिटिक एसिड. कोई बात नहीं, तो हम पहले Br2 का अटैक करा देते ऑन आर नाइट्रोबेंजीन. तो Br2 अटैक कराने पे क्या होगा ना, एक सेकंड पहले मैं हमारी नाइट्रोबेंजीन ड्रॉ कर लेता हूँ. अब इसमें आप नाइट्रो कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंस इसमें दूसरा कोई ग्रुप अटैच नहीं था तो मैंने यहाँ नाइट्रो लगा दिया. इस तरीके हमारी नाइट्रोबेंजीन थी. इसके ऊपर सबसे पहले हमने डाला है Br2 और वो था इन ACOH. ACOH क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड होता है, जो कि होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. कौन सा सॉल्वेंट होता है वो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. प्रोटिक क्यों है, क्योंकि वो H+ डोनेट करता है ऑफ कोर्स, इस वजह से. तो अब यहाँ पे देखिए होगा क्या ना, जो हमारा NO2 होता है वो होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. वो हमारे रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है, और मेनली कहाँ से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो अब जो हमारा Br+ है वो आके किस पोजीशन पे अटैच होना चाहेगा, वो अटैच होना चाहेगा मेटा पे, क्योंकि बाकी जो दो पोजीशंस है उनसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारा NO2 खींच रहा है. तो उसके बाद SnHCl वर्क करेगा, तो वो सिर्फ NO2 के ऊपर रिएक्ट करेगा. हमारा Br एज इट इज जो है इंटैक्ट यहाँ पे रह रहा होगा. एंड आफ्टर Br2 हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, NaNO2HCl. अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और काफी बार यूज हो रहा होगा. जब भी हमारे पास NaNO2HCl होता है तो हमारा जो एनिलीन है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इन आर सॉल्ट, जो हमारा डाइक्लोरो सॉल्ट होता है, क्या, N2Cl. इस तरह से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और हमें हमेशा इस पे वो गिवन होगा टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच. अगर वो टेम्परेचर हमें गिवन है तभी ये सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा. और उसके बाद हमारे पास डाला गया है C2H5 इथेनॉल. अब देखिए, जब भी हमारा ये सॉल्ट होता है, इसके ऊपर जब भी हम इथेनॉल डालते हैं, क्या डालते हैं, इथेनॉल, ETOH. जब भी इथेनॉल डाला जाता है ना, तो हमारा ये जो सॉल्ट वाला ग्रुप होता है ये एलिमिनेट हो जाता है, और बस जो बाकी की बेंजीन बचती है ना, और उस पर लगे हुए ग्रुप्स, वो ही हमें एज आर प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं. तो हमारा सॉल्ट वाला ग्रुप हट जाएगा और लास्ट में हमें बस ये यहाँ पे एक ब्रोमीन बचा हुआ दिखेगा. ओके, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट. और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, रिएक्शन सीक्वेंस आर, तो हमसे करेक्ट प्रोडक्ट पूछा गया है. तो देखिए, अभी जो CH2OH था ना, ये आफ्टर रिएक्टिंग विद आवर सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में. तो यहाँ हमारे पास थर्ड ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर गिवन है. हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया था, और हमारा जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, कुछ इस तरह से. सो सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. और फिर हमें बताना मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तो देखिए, यहाँ भी फिर से वही रिएजेंट आ गया, SnHCl और NaNO2HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है ये दोनों ही. तो देखिए, अपन वापस से सॉल्व करते हैं वन बाय वन. रिएजेंट से अपने सबस्ट्रेट की रिएक्शन कराएंगे. तो इस तरह से हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर क्या अटैच्ड है, NO2. ओके, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अटैच कर देते हैं NO2. ओके, अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या डाला है, SnHCl. तो इससे क्या होगा, हमारे नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी इनटू NH2. तो ये हमें एनिलीन यील्ड कर देगा कुछ इस तरह से. और उसके बाद वही हमने वापस से NaNO2HCl डाला है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें टेम्परेचर यहाँ हमेशा मेंशन होगा 0 से 5 डिग्री के बीच. NaNO2 डाला है अलॉन्ग विथ HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब ये होता है तो हमारा एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉल्ट, डाइअज़ोनियम सॉल्ट, कुछ इस तरह से. एंड आफ्टर दैट देखिए, हमारे पास सैंड मेयर्स रिएक्शन कराई गई है. किस तरह से, Cu2Cl2.
जब भी आपके पास कॉपर सॉल्ट हो इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, तो जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है सैंड मेयर्स रिएक्शन। और इससे होगा क्या ना, हमारे पास ये जो डायजोनियम सॉल्ट वाला जो ग्रुप है, इसकी जगह हमारे पास क्लोरीन अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। सिंस दूसरा कोई ग्रुप नहीं है तो आप क्लोरीन किसी भी कार्बन पर अटैच कीजिए, वो मैटर नहीं करता है। और देखिए उसके बाद आपके पास दिया गया है Na ईथर। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि जे एनटीए ने एनामोलिटी रख दी है क्वेश्चन के अंदर, कि हमारी जो Na ईथर वाला रिएजेंट है वो कौन सी रिएक्शन करता है, विलियमसन नहीं, वो हमारी करता है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन सिर्फ हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, बट यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ भी उसने वुड्स रिएक्शन करा दी है। तो ये कंसेप्चुअली तो रॉन्ग है, बट काफी बार जो है हमारे जेई मेंस में ऐसी चीजें होती रहती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, वो जब हम ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तभी मिल रहा है। बेसिकली जो हमारी दो बेंजीन रिंग है वो आपस में जुड़ के इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 कार्बन इसमें 6 कार्बन इसमें, तो C12 और H कितने बचेंगे हमारे पास, 6 H होते हैं, बट यहाँ एक कम है, यहाँ एक कम है, तो C12H10। तो हमसे इसका मोलर मास पूछा गया था, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा 144, राइट। एक कार्बन का मास होता है 12 और 12 कार्बन है, 12 × 12 144, और सॉरी इंटू नहीं आएगा या प्लस आएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हमारे पास 10, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। तो ये हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा 154 इसका मोलर मास। तो देखिए यही जो है हमारा करेक्ट आंसर भी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा 22nd जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द कंपाउंड्स ऑफ लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट और रिएजेंट्स फॉर देयर रिडक्शन। तो हमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड किस कैटलिस्ट या रिएजेंट से रिड्यूस हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपकी आपने अमाइंस अच्छे से पढ़ा है तो आपकी जो नजर है ना सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन के ऊपर ही जाएगी। और नाइट्रोबेंजीन किससे रिड्यूस हो रहा होता है, हमारा SnHCl से। देखिए ये तीसरी बार लगातार थर्ड क्वेश्चन में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी अगर आपको नहीं पता था तो आई होप इन 3 क्वेश्चन से आपको ये तो क्लियर हो गया है कि ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब तक शायद आपको याद भी हो गई होगी कि जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है वो रिड्यूस हो जाता है SnHCl से। तो ये तो हो जाएगा हमारा बी विथ फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ साइनाइड है, साइनाइड हमेशा हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H, 2 मोल H2 यहाँ पे जुड़ जाते हैं और हमें नॉर्मल अमाइन मिल जाता है। और उसके बाद जो अब हमारा अमाइड है ना वो इनमें से सिर्फ LAH से ही रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि LAH एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और अमाइड इजीली हर किसी से रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये 3 तो हमने मैच कर दिए, तो अब हम 3 के बेसिस पे हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो ए हमारा थर्ड से मैच हो रहा है, कौन से में, सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है। फिर बी हमारा फोर्थ से, तो ये देखिए ये फोर्थ ऑप्शन में ही करेक्ट हमें हमारा ऑर्डर देखने को मिल रहा है ऑफ दी मैचिंग। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ऑफ 23rd जन शिफ्ट 1। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। अब आपको पता हो हिंसबर्ग रिएजेंट से सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस जो होते हैं ना वही रिएक्ट कर रहे होते हैं, 1 डिग्री अमाइंस। अब ये आप कह सकते हैं एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बट 1 डिग्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस जो है हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएंगे। तो ए कर जाएगा 1 डिग्री अमाइन NH2। मैंने आपको बोला था ना एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, तो एनिलिन भी यहाँ रिएक्ट कर रहा होगा। बी नहीं करेगा क्योंकि देखिए ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन हो गया है, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं। सी कर जाएगा, प्राइमरी अमाइन है। डी नहीं करेगा अगेन बिकॉज ये टर्शियरी अमाइन हो गया। सॉरी 1 and 2 डिग्री, मैंने आपको गलत बता दिया, 1 and 2 डिग्री। बेसिकली इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ H होना चाहिए ऑन आर अमाइन, तभी जो है ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है। तो ई भी कर जाएगा हमारे पास। तो ए सी एंड ई आर दी कंपाउंड्स दैट विल रिएक्ट विद आर हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 23rd जन शिफ्ट 1। तो क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस द मेजर प्रोडक्ट ए। तो हमें मेजर प्रोडक्ट ए सिंथेसाइज करना है यहाँ भी। तो अगेन हमें काफी सारे रिएजेंट्स दिए गए हैं, तो हम एक एक करके हमारे सबस्ट्रेट की रिएक्शन कराते हैं विद दीज रिएजेंट्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह की बेंजीन है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच्ड है, एंड देन इधर एक NO2 है। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक NO2 अटैच्ड है, और फिर सबसे पहला हमारे पास है Br2Fe और फिर वही SnHCl। सबसे पहले है हमारे पास Br2 विथ Fe,
अब देखिए यहाँ से हमें मिलेगा Br प्लस Br माइनस, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। बट इसमें काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं Br का जो अटैक है वो किसके अकॉर्डिंग कराऊं, मिथाइल के अकॉर्डिंग कराऊं या फिर मेरे NO2 के अकॉर्डिंग कराऊं। तो आपका एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। जब भी आपके पास दो तरह के डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो जिसमें एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग हो, जैसे ये जो NO2 है ये तो हमारा डीएक्टिवेटिंग है, बट जो मिथाइल है वो मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमें हमेशा हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से ही जो है अटैक कराना होता है ऑन आर सबस्ट्रेट। तो देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग इसके पैरा पे अटैक होना चाहिए Br का, तो इसके पैरा पे ही अटैक होगा और वही जो है हमारा इस पर्टिकुलर रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो देखिए इस तरह से हमारे बेंजीन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच था, इसके मेटा पे NO2 अटैच था और इसके पैरा पे जाके अटैच होगा हमारा Br, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे हमारे ग्रुप की ओरिएंटेशन। फिर वही SnHCl NO2 था, आप ऊपर देख सकते हैं, तो उससे होगा क्या ना, अगेन ये जो NO2 है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन डायजोनियम सॉल्ट, जैसा कि हम इतने सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। मतलब आप देखिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई बार बार सिर्फ ये एक ही चीज को बार बार दोहराता जा रहा है हर एक क्वेश्चन में। तो आप प्लीज ये वाला पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इजी मार्क्स होते हैं, दो तीन रिएक्शंस है और उन्हीं के अराउंड जो है क्वेश्चंस घूमते जा रहे जेई मेंस में। ओके, तो देखिए N2HCl ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद लास्ट में डाला है इसने H3PO2 विद H2O। अब आपको बता दूं, एक हमने पिछली रिएक्शन में क्या पढ़ा था, ETOH इथेनॉल, और एक होता है H3PO2 और H2O। ये भी जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट वाला ग्रुप है ना, इसको ही रिमूव करने के काम आ रहा होता है। मतलब अगर आपको ये कंप्लीटली एलिमिनेट करना है हमारे बेंजीन में से तो आप इसका यूज ले रहे होते हैं। तो एक हमारे पास था Br यहाँ पे इस तरह से अटैच्ड और उसके अपोजिट में हमारे पास था मिथाइल। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट और N2 जो है एज इट इज हट जाएगा फ्रॉम H3PO2। तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, मोलर मास। ओके, सो मोलर मास देखते पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। C6 6 कार्बन है, H देखिए ये दो यहाँ कम हो गए क्योंकि यहाँ एक ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ भी एक ग्रुप अटैच्ड है। तो H हमारे पास कितना हो जाएगा, बेंजीन रिंग के हिसाब से तो 4, बट 3 H इस मिथाइल पे भी होंगे, तो 4 + 3 हो गया हमारे पास 7, और C भी 7 हो जाएगा, राइट। C भी 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मिथाइल का भी एक कार्बन है और Br एक हो जाएगा, तो एक Br। देखिए Br का मोलर मास हमारे पास होता है 80, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा 7 और कार्बन हमारे पास 7 है, 7 × 12 हो जाएगा हमारे पास 72। तो 72 + 7 हो जाएगा हमारा 79 एंड 79 + 80 सही करे ना, हाँ 79 + 80 हो जाएगा हमारा 171। 171 ही हो रहा है ना, या हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। मोलर मासेस फिर से देख लेते हैं एक बार, हमारे पास क्या क्या बच रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। एक तो ब्रोमीन बच रहा है, एक हमारे पास हाइड्रोजन बच रहा है और एक कार्बन बच रहा है, ठीक है। हाँ सही कर रहे थे, एक सेकंड हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारी कैलकुलेशन को। तो हमारे पास 7 कार्बन है, तो 12 × 7, ओ ओके ओके, यहाँ शायद हमने गड़बड़ कर दी। हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 7 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 1 कैरी ओवर, 84 आएगा। सॉरी ये 72 नहीं, ये 84 आना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ 82 आना चाहिए, ए सॉरी 84। हमारे पास 7 कार्बन का मास हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 84 एंड ये 164। ब्रोमीन का इतना ही होता है, 80 था, राइट, ब्रोमीन का 80 है। ओके, और कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 थे तो 2 ही बचे, फिर 3 कार्बन और यहाँ से जुड़ गए, तो 7 कार्बन 7 सही है। तो 84 + 7, यस, तो 171 ही हमारा करेक्ट आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के निकल के लिए आ जाएगा। Now moving on to next question. It is from 23rd Gen shift 2. Okay, so consider the following sequence of reactions. तो again हमें काफी सारी रिएक्शन दी गई है बड़ी बड़ी, तो हम यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे। अब तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो देखिए ये जो NH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वही NaNO2 विद HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो हमारा NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू N2Cl। बाकी जितने भी ग्रुप्स है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे, हमारी रिंग में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा होगा, तो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दिया गया है फिनॉल विद NaOH बेसिक मीडियम के साथ। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा होगा ना, हमारी कपलिंग रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है जब भी हमें हाइड्रोक्सी कंटेनिंग ग्रुप दिए गए थे इन बेसिक मीडियम, तो ये हमेशा कपलिंग रिएक्शन कर रहे थे और ये NC कपलिंग कर लेते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको क्या क्लैरिटी हो जाएगी ऑफ दी प्रोडक्ट। तो हमारे पास इस तरह से एक बेंजीन रिंग थी, ऑलराइट, और इस पे क्या अटैच था हमारे पास, CH2CH3। सो बेसिकली OET अटैच था यहाँ पे, OET यहाँ कुछ इस तरह अटैच्ड है और यहाँ हमारे पास N2Cl है ना। तो देखिए ये इस तरह से बॉन्ड करते और फिर ये
फिनॉल के जो पैरा पोजीशन है ना उससे कपलिंग कर लेते हैं, एनसी कपलिंग कुछ इस तरह से। तो यहाँ हमारा ओ एच एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा कपल्ड प्रोडक्ट बन जाता है विच इज अ डाई बेसिकली। और उसके बाद डाला गया है NaOH और CH3। ओके, तो यहाँ अगेन ईथर फॉर्म हो जाएगा। कैसे? ये वाला जो OH है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है बेसिकली, ये हमारे पास सब्सटीट्यूट हो जाएगा विथ अगेन एंड इथाइल ग्रुप। तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एक बार फाइनल प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ ये वाली रिंग तो एज इट इज रहेगी, यहाँ कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही होगी ड्यू टू बेस। तो ये हमारी फिनॉल रिंग थी और ये हमारा कपल्ड प्रोडक्ट था। ये हमारी नेक्स्ट रिंग हुई। अब यहाँ जो H है ना वो अगेन सब्सटीट्यूट होके यहाँ क्या लग जाएगा, इथाइल। तो आप देख सकते हैं हमारा इस तरह का कुछ सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा होगा फ्रॉम दिस रिएक्शन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स पूछे गए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो इथाइल ग्रुप है यहाँ पे होंगे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। तो हमारे पास टोटल 4 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 कार्बन होंगे हमारे इस इथाइल ग्रुप में और 2 कार्बन होंगे हमारे इस इथाइल ग्रुप में जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। सो यस, 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें काफी सारी इजी रिएक्शंस थी, ज्यादा डिफिकल्ट थी नहीं, आपको पता होनी चाहिए, वो मेन चीज है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है 24 Gen शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन। हमें एनिलीन से ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। बेसिकली इसके जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर Br अटैच्ड होना चाहिए। ओके, अब देखिए आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तो एक बात बता दो कि जो हमारा NH2 है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो इस रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करा देता है। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्ट Br2 से करा दूं ना, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्टली Br2 से करा देता हूँ, तो इसके दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे भी Br अटैच हो जाता है और इसके पैरा पोजीशन पे भी Br अटैच हो जाता है। ये इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। तो अब मैं डायरेक्टली इसके साथ Br की रिएक्शन करा नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात, मान लीजिए मैं किसी तरह इसको हाईली एक्टिवेटिंग से मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बना भी देता हूँ, तो भी मुझे जो है मेजर प्रोडक्ट मेरा पैरा पे अटैक करने वाला मिल रहा होगा। तो देखिए अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए ना, तो मुझे सबसे पहले हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप से इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मुझे इसका पैरा भी ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि जो अटैक है वो इसके मेटा ऑर्थो पे हो जाके। तो देखिए अब आपको समझ आ गया कि आपको किस तरह से इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन सही दिख रहा है ना, सबसे पहले मैं इसका पैरा ब्लॉक करूंगा और पैरा किसी इस ग्रुप से ब्लॉक करूंगा ताकि उसकी वजह से भी जो मेरा Br का अटैक है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फेवर हो, बेसिकली इस ग्रुप के अकॉर्डिंग मेटा पे फेवरेबल हो। तो यहाँ एक अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा दूं तो काफी ही अच्छी जो यील्ड मिलेगी मुझे मेरे प्रोडक्ट की देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ओके सो मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी है तो मैं यही आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार हटा के। एक बार अपन इसे इरेज कर देते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा बाकी कि इसमें अप्रोच किस तरह से करना था, कि कौन से रिएजेंट्स आपके लिए इसमें करेक्ट होंगे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पैरा ब्लॉक करने के लिए सल्फोनेशन करा देता हूँ। तो H2SO4 की हेल्प से मैं यहाँ करा देता हूँ सल्फोनेशन, SO3H। तो SO3H क्या होता है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और वो क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग मेटा पे डायरेक्ट करेगा जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको। तो एक तो ये मेटा पे डायरेक्ट होएगा और इसके अकॉर्डिंग इसके ऑर्थो पे डायरेक्ट होगा। तो हमारे पास फेवरेबल अटैक यहीं पे देखने को मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा ना, अब ये हाईली एक्टिवेटिंग था और मैंने आपको बताया था हाईली एक्टिवेटिंग के वजह से हमारे पास यहाँ इश्यू आ रहा है। अभी भी अगर मैं यहाँ रिएक्शन करा देता हूँ Br2 के साथ, तो इशू क्या होगा ना, दोनों ही ऑर्थो पोजीशंस पे मेरा ब्रोमीन एटम जाके अटैच हो जाएगा। तो इसको मैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करने के लिए एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन करा देता हूँ। तो एसीटेट के साथ रिएक्शन कराने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ NH2 की जगह क्या मिल जाएगा, NC डबल बॉन्ड O एंड अगेन H। तो यहाँ देखिए NH के साथ मुझे बेसिकली ये एक इस तरह का मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा। तो इसके जो लोन पेयर्स है ना, पहले ये सिर्फ रिंग में जा रहे थे बट अभी यहाँ भी डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो इस वजह से ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं सिंपली Br2H2O के साथ अपनी रिएक्शन करा दूंगा। अब Br2 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो Br2 आके यहीं पे ही अटैच हो रहा होगा। ओके, तो हमारा Br अटैच हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, एक तो मुझे मेरा ये SO3H हटाना है। अगर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या इसकी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि SO3H को हटाना काफी इजी होता है, क्योंकि ये काफी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारी सल्फोनेशन की। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ NaOH डाल देता हूँ और मेरे ये
अमाइड को वापस से अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए H2O डाल देता हूँ। तो इन दोनों की वजह से जो मेरा अमाइड है वो वापस से अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये SO3H भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो मुझे यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक हर एक रिएजेंट के पीछे समझ आया होगा कि हमने इसी ऑर्डर में इसको क्यों यूज किया था, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आप हो सके तो इसे अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 28th Jan shift 2 का क्वेश्चन। So the question says like identify the correct statements. Okay, so the first statement is primary amines do not give diazonium salts when treated with NaNO2 and acidic conditions. Completely wrong है ये। प्राइमरी अमाइंस हमें इजीली सॉल्ट दे देते डायजोनियम सॉल्ट गिवन दैट दी टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बट देते तो है, यहाँ डू नॉट गिव दिया गया, मतलब यहाँ कंप्लीटली डिनाई कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। बी है हमारा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड इथेनॉलिक KOH। आपको याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है? कार्बेल अमाइन टेस्ट, जो हमारी कार्बेल अमाइन रिएक्शन होती थी, तो वो कार्बेल अमाइंस देते हैं हमें। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आल्सो गिव कार्बेल अमाइन टेस्ट, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये हमारे टेस्ट कौन से देते हैं? प्राइमरी अमाइंस, भले ही वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। फिर डी हमारा स्टेटमेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ई है हमारा टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अमाइंस है वही रिएक्ट कर रहे होते हैं। टर्शियरी अमाइंस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है? बी एंड डी। यस, बी और डी ही जो है हमारे करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यस, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब 9th क्वेश्चन है हमारा 29th Jan shift 1 का क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन गोज लाइक गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली, okay, and 1 gram of the most basic compound will consume dash milligram of HCl। तो हमें सबसे पहले इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास जब भी आ जाए ना, तो एक लाइन ऑफ थॉट आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा N है हमारा, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन है जो रेडिली अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो आपको देखना है कि किसका लोन पेयर सबसे कम डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, सॉरी, किस कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड है, मतलब खुद के पास ही है, कहीं भी वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखिए, सबसे पहले कंपाउंड में इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है लिंक के अंदर जो है डिस्पर्स हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है। सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें तो एक तो इसका लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, और सेकंडली ये जो CH2 ग्रुप है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट कर रहा है बाय प्लस आई इफेक्ट, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी है, तो काफी अच्छा बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। अगेन इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन में भी दो जगह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, एक तो ये बेंजीन रिंग में, और दूसरी ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही होगी। एंड अगेन लास्ट हमारा एनिलीन है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे रिंग के अंदर डिस्पर्स हो रही होगी। तो यहाँ सबसे बेसिक कंपाउंड अगर हमारा कोई है तो वो है सेकंड। वाई? बिकॉज एक तो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और ऊपर से जो हमारा CH2 ग्रुप है अलॉन्ग विद फिनाइल ग्रुप, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पुश कर रहा है बाय प्लस आई इफेक्ट, राइट? तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया, अगर ये 1 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, तो देखिए अगर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा होगा। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, और ये हमारा हो गया CH2 NH2, CH2 एंड NH2। अब ये रिएक्ट करेगा हमारे HCl से। ये हो गया हमारा HCl, तो कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरह का फॉर्म हो रहा होगा। ये देखिए, CH2 यहाँ आ गया, और NH3 प्लस में ये जो है हमारा अमाइन वो कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्ट बना लेता है, NH3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा Cl माइनस। तो देखिए यहाँ सिर्फ 1 मोल HCl ये कंज्यूम कर रहा होगा हमारे कंपाउंड का 1 मोल HCl का 1 मोल कंज्यूम कर रहा होगा, बट हमें यहाँ मोल नहीं दिए गए, हमसे पूछा गया 1 ग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो सबसे पहले हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके कितने मोल थे। तो इसका हमें 1 ग्राम दिया गया है, और इसका मास कितना हो जाएगा? 6 कार्बन 7 कार्बन। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसके अंदर 7 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए 5 हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड ही होगा। तो 5 + 2 + 2, सो देयर वुड बी 9 हाइड्रोजन्स, राइट? तो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, और एक हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन।
एक नाइट्रोजन हो जाएगा, 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 84 एंड 9 एंड 14, राइट। तो इसको अगर हम सम कर लेते हैं, सो 84 प्लस 14 वुड बी आर 98 एंड देन 98 प्लस 9 वुड बी 107। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 107। तो इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसके मोल्स कुछ निकल के आ रहे होंगे हमारे पास 0.00934 मोल्स। तो ये तो आ गए हमारे मोल्स। अब देखिए, अगर इसके एक मोल से 1 मोल HCl ही रिएक्ट करा था, तो इसके 0.00934 मोल से कितने HCl रिएक्ट कर रहे होंगे, इतने ही मोल HCl रिएक्ट कर रहे होंगे। तो अब हम सिंपली HCl के मास से इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि कितना ग्राम मिलीग्राम HCl कंज्यूम हुआ है। तो बेसिकली अभी तो ग्राम में आएगा, फिर हम उसे फर्दर मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो HCl का मास कितना हो जाएगा हमारे पास 36.5। बेसिकली 35.5 जो है हमारे पास निकल के आता है ऑफ क्लोरीन, और एक हाइड्रोजन का मास होता है +1। तो इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास निकल के आता है 0.341 ग्राम, और इसे अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 341 मिलीग्राम। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 341 मिलीग्राम ऑफ HCl। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर watching this session till the end, and if you like the session then do subscribe to the channel Gaurav Roy। और आप चाहे तो इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं with your friends who would like to do some last minute practice for their upcoming JEE Mains examination। Thank you।